योर BST क्लास एंड बेटा हमारा आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बिजनेस सर्विस। ओके, तो बिजनेस सर्विस बेसिकली नाम से ही थोड़ा सा देखो एक्सप्लेन हो रहा है। आप यदि बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझेंगे तो बिजनेस सर्विस यानी कि बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करना, राइट। बेसिकली जो सर्विस है वो है क्या? सर्विस एक काइंड ऑफ हेल्प है जो हम किसी को देते हैं ताकि वो अपना काम स्मूथली कर सके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस सर्विस के रिगार्डिंग ना। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है, दिस इज द कमर्शियल सर्विस। बिजनेस सर्विस क्या है? कमर्शियल सर्विस है, जिसमें क्या आता है लाइक आपके जिसमें आता है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग, राइट। ये आप कहीं ना कहीं देखोगे ना अब इन चीज़ों को, तो ये ऐसे सर्विसेज हैं जो बिजनेस को एक स्मूथली रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, राइट। क्योंकि ये सारी चीज़ें यदि नहीं हो तो बिजनेस को रन कर पाना इतना इजी नहीं होगा, है ना। तो आप देखो डे बाय डे बिजनेस के इतने एक्सपेंड हो रहे हैं, बिजनेस इतना बढ़ता जा रहा है। जो बिजनेस का फॉर्मेट है वो क्यों? क्योंकि वो बिजनेस के पास आज इतनी सारी फैसिलिटीज़ है कि वो अपने उन सारी जो वर्किंग है जो बिजनेस की, उनको वो कहीं और शिफ्ट करके कोर जो वर्क है उनका उस पर वो अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ये सारी चीज़ें हैं लाइक ये हैं जो इनके बिजनेस को हेल्प करती हैं, और इस तरह के जो काम को ये सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं इनके उनको ये सौंप कर बिजनेस अपने मेन वर्क पर फोकस कर सकते हैं। तो दिस इज द कमर्शियल सर्विस, जिसमें इंक्लूड है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा। एंड द सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट, ये इसके अंदर ये इंक्लूड होता है। और इसके अलावा द सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के फ्लो को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए। ओके, तो बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब जो अपन बिजनेस सर्विस की बात करें तो बिजनेस सर्विस है क्या? दिस इज इंटेंजिबल। ये क्या है? इंटेंजिबल। तो सर्विस क्या है बेटा? जो भी सर्विस होती है वो सर्विस जो सर्विस होती है बेसिकली सर्विस जब हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो सर्विस का कोई फॉर्मेट नहीं होता लाइक कि भाई सर्विस है क्या। सर्विस को ना फील किया जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है या कहीं बैंकिंग की सर्विस है। अच्छा, आप किसी बैंक में जाओ, वहाँ पर आपकी जो क्वेरीज हैं उसको बहुत प्रॉपर तरीके से यदि सुना जा रहा है, हर चीज़ के लिए एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब टाइम आपका कंज्यूम नहीं हो रहा, आप जा रहे हो और आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बैंकिंग सर्विस बहुत अच्छी है उस बैंक की, राइट ना। ऐसे ही आप मान लो आप इंश्योरेंस की बात करें अपन तो, या फिर कम्युनिकेशन की बात करें, तो आप जहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हैं तो उसके लिए फील क्या आता है? बहुत अच्छी सर्विस है। और जहाँ के लिए अच्छी नहीं होती तो क्या फील आता है? कि सर्विस अच्छी नहीं है। तो इस बेस पर हम कैटेगराइज करते हैं कि जो सर्विस है ना वो इंटेंजिबल होती है, जिसे फील किया जा सकता है लेकिन हम जिसे देख और छू नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट है लैक ऑफ होमोजेनिसिटी। लैक ऑफ होमोजेनिसिटी का मीनिंग क्या है बेटा? कि जो सर्विस है, सर्विस जो प्रोवाइडर है उसके पास सर्विसेज है, ओके, वो और कंज्यूमर है जो अलग अलग जो कस्टमर है उनके अलग अलग नीड होती है ना, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल भी अलग अलग होता है। तो जैसा कस्टमर होता है ना वैसे ही उसको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। समझ में आई बात? बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है, तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर को जैसे सर्विस चाहिए वो उसी मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको सर्विस दी जाती है। तो ये कह सकते हैं अपन कि इसमें ना होमोजेनिसिटी का एक लैक ऑफ होमोजेनिसिटी होती है। यानी कि जैसे अपन वालों कोई गुड्स है, कोई प्रोडक्ट बनता है तो एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा, है ना, मतलब उसकी कैटेगरी एक जैसी ही होगी बिल्कुल, राइट। तो उसका अब गुड्स में तो हम एक होमोजेनिसिटी रख सकते हैं, लेकिन सर्विस में लाइक एक तरह की सर्विस हर तरह के कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसका फैक्टर है जो नेगेटिव है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री रिस्क।
अच्छा, इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है? स्टॉक। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट है यही शो कर रहा है कि जो सर्विस है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, राइट। ये इसका स्टोर करने का कोई रिस्क नहीं है। सर्विस का तो ये कि आप आज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जितने पीरियड के लिए वो सर्विस है उसकी वैल्यू वहीं तक है, राइट। लाइक जैसे मैंने कोई फ़ोन रिचार्ज कराया, 1 महीने की वैलिडिटी है उसकी, तो आफ्टर 1 मंथ वो सर्विस नहीं मिलेगी मुझे, यानी कि वो एक्सपायर हो जाएगी सर्विस, राइट। तो इसको हम स्टॉक नहीं कर सकते, यानी जैसे ही ये प्रोड्यूस होगी सर्विस वैसे ही उसका कंजम्पशन किया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। सर्विस जो प्रोवाइडर है, जो सर्विस देने वाला है, वो ही वो सर्विस दे सकता है, कोई और उसकी जगह पे वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। लाइक जैसे कि मतलब जैसे कि सपोज करो कि आप मतलब ये समझो, यानी कि जो इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना, जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, जो सर्विस देता है वही सर्विस को दे सकता है, कोई और उसके बिहाफ पर, यानी उसको हम सर्विस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लाइक मैंने मेरा फ़ोन रिचार्ज कराया, तो मैंने मेरे फ़ोन का जितने का भी रिचार्ज कराया वो मेरे फ़ोन में ही है वो रिचार्ज। तो यदि मेरे पास दूसरा फ़ोन है तो उसमें रिचार्ज कराऊंगी तो ही, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूंगी जो मैंने रिचार्ज किया, नहीं, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जिस पर्पज़ से सर्विस की गई है और जिसको दी जा रही है उस सर्विस को वही अवेल करेगा, राइट। तो इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। इस करेक्ट यानी जो सर्विस है, इस सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो सर्विस कंप्लीट कब होगी? जबकि उसके कस्टमर भी होंगे। यानी कि इस तरह के जो बिजनेस है उसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कस्टमर्स के इन्वॉल्वमेंट के हम सर्विस का कोई भी फिर मीनिंग नहीं रहता। यानी मान लो किसी प्रोडक्ट के, किसी सर्विस के कोई कस्टमर ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? उस सर्विस का कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये इसकी जो 5 है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये इसकी जो 5 है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, जो हमने पढ़ ली है, राइट। देन आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस सर्विस, अब हम क्लासिफाइड करते हैं कि बिजनेस सर्विस मतलब जो सर्विस है बेसिकली नॉट यहाँ पे गलत लिख दिया, ये जो सर्विस है वो कितनी तरह की होती है ना। तो सर्विस है, फर्स्ट है बिजनेस सर्विस, एंड सेकेंड इज सोशल सर्विस, एंड थर्ड इज पर्सनल सर्विस। सबसे पहले बात करते हैं अपन बिजनेस सर्विस। अपन लेसन में पढ़ेंगे बिजनेस सर्विस के रिगार्डिंग, यानी कि जैसे कि बैंकिंग की सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस। बैंकिंग यानी कि जैसे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और इतने सारे कैश को अपने पास रखना एक सेफ नहीं है। तो जो बिजनेसमैन है वो किसकी हेल्प लेता है? बैंक की। बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है और बैंक उसके बिहाफ पर पैसा डिपॉजिट करता है, पेमेंट करता है, राइट। तो एक बैंकिंग सर्विस है, बैंक जो प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस है, यदि किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराता है तो वो उसकी सेफ्टी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? इंश्योरेंस कंपनी लेती है। और वो उसको मतलब सेफ इन द सेंस कि मतलब जो भी जितना इंश्योर्ड उसका जो गुड्स है, जो इंश्योर्ड सब्जेक्ट है उसकी, वो पूरी क्या करते हैं? सेफ्टी करते हैं इंश्योरेंस में। पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस, यानी कि ये कम्युनिकेशन का मोड है, यानी कम्युनिकेशन करने की भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है इस सेक्टर से। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है? चीज को प्रोड्यूस करके और कंजम्पशन होने तक उसको क्या रखना? स्टॉक बना के रखना उसका। लाइक कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसी सीजन में ही मतलब उसका रॉ मटेरियल आपके पास आता है, लेकिन उसका कंजम्पशन पूरे 12 मंथ चलता है, तो उनको स्टोर करके रखना कंजम्पशन तक। तो वो उसके लिए क्या फैसिलिटी मिलती है? वेयर हाउसिंग, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वेयर हाउस है जो किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बिजनेस अपने पास इतना स्टॉक ना रखकर वो वेयर हाउस में वो अपने जो उस रॉ मटेरियल है या जो भी स्टॉक है उसको वो सेफ रख सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो बिजनेस के प्रोडक्ट हैं उनको
क्योंकि ज्योग्राफिकल हमारे कस्टमर दूर दूर फैले हुए हैं, वहाँ तक प्रोडक्ट को पहुँचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये आ गए बिजनेस सर्विस में, राइट। यानी कि ये अच्छा, ये सारे बिजनेस सर्विस के जो एलिमेंट है, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनके बिना क्या हम बिजनेस को स्मूथली रन करने का सोच सकते हैं? थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, सोचे आप, नहीं हो सकता ये, राइट। तो इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। फिर बात करें अपन सोशल सर्विस, कुछ ऐसी सर्विस है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया जाता है। लाइक जैसे कि मान लो कहीं पर ऑर्फनेज है, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया ना, वॉलंटरी ग्रुप बनाया, और हम उस ऑर्फनेज में जाकर जो भी बच्चों का से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हम उनको फूड आइटम दे दिया, लाइक कुछ हमने ड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट की हमने। तो हमारा मोटिव क्या था उसमें, या फिर हम लोगों ने फंड कलेक्ट करके उन बच्चों के लिए, या फिर मान लो ओल्ड एज होम है तो उन बुजुर्गों के लिए हम कुछ चीज़ लेकर आए। समझ में आई बात? तो मोटिव क्या है? सर्विस देना वेलफेयर के लिए और लोगों की, सोसाइटी के लिए, राइट। तो ये क्या है? सोशल सर्विसेज, है ना। इसमें एक जो बिजनेस है वो रन होता है, वो होता है एनजीओ। एनजीओ मतलब नॉट नहीं, एक वो चलता है एनजीओ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाया जाता है, नॉन, है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से, सॉरी। अब एक है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस यानी कि इसकी जिसमें सोसाइटी की हेल्प, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये सोशल सर्विस चलाई जाती है, जिसका एक एग्जांपल है लाइक एनजीओ, है ना। इसके अलावा पर्सनल सर्विस। अब पर्सनल सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम पर्सनली हमको चाहिए, लाइक हम किसी होटल में, हमको होटल की सर्विस चाहिए, तो हम अपने अकॉर्डिंगली होटल को सेलेक्ट करेंगे। लाइक हमें मान लो बड़ा चाहिए, 3 स्टार 5 स्टार वट जो भी हमारी जिस तरह की डिमांड होगी वैसे हम सर्विस चाहेंगे, और हमें सर्विस प्रोवाइडर वैसा मिल जाएगा, राइट। तो ये है पर्सनल सर्विस। तो बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। ये तो कुछ आपको पता होना चाहिए, लाइक सर्विस कितने तरह की होती है, ठीक है। तो ये आप इसको पॉज करें, इसको नोट करें, फिर अपन लोग पढ़ते हैं बिजनेस सर्विस के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। ओके, देन हम बिजनेस सर्विसेज का फर्स्ट हम जो सर्विस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बैंकिंग सर्विस के रिगार्डिंग, यानी बैंक किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जो बैंक है वो बायर भी है, सेलर भी है मनी का, यानी कि वो हमसे पैसा लेता भी है और हमें पैसा देता भी है, या आप कह सकते हो कि एक्सेप्टेड डिपॉजिट करता है और लोन प्रोवाइड करता है। बेसिकली बैंक के 2 फंक्शन है कि वो हमें हमारी जो भी सेविंग्स है, यानी कि जो भी हमारा जो पैसा है हम जो बैंक में जमा कराते हैं तो उसे एक्सेप्ट करता है, एज वेल एज वो हमें लोन भी प्रोवाइड करता है, और हम जब भी पैसा चाहिए हमें वो पैसा निकालने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली बैंक का ये फंक्शन है, राइट। अब बैंक जो है, जो हमसे वो जो अमाउंट हमसे एक्सेप्ट करता है, वो अमाउंट वो अपने यहाँ पर अकाउंट के एवज में लेता है, यानी कि अकाउंट के बेस पर लेता है जो भी पैसा हमसे एक्सेप्ट करता है। तो उसके लिए एक ये 5 टाइप्स के अकाउंट्स हैं जो बैंक में खुलवाए जाते हैं। लाइक फर्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। सेकंड इज करंट डिपॉजिट अकाउंट, एंड थर्ड इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम आरडी भी बोलते हैं इन शॉर्ट। एंड नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? एफडी, राइट। देन आफ्टर मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इस तरह से 5 जो अकाउंट्स हैं जिनकी फैसिलिटी हमें बैंक प्रोवाइड करता है, ये अकाउंट ओपन कराकर हम अपनी जो अमाउंट है उसको इसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग डिपॉजिट अकाउंट? जनरली जो पब्लिक है ना, वो हम लोग, यानी कि हम लोग जो बिजनेस इनमें इन्वॉल्व नहीं होते, यानी जो सिंपल हाउस होल्ड के जो हमारे एक्सपेंसेस के बाद जो सेविंग हमारी बचती है उसको जो हम अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सेविंग्स जिसमें जमा होती है उसके लिए पब्लिकली जो पब्लिक के लिए ऑफर के लिए जो अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी होती है वो होती है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि स्मॉल सेविंग्स को अट्रैक्ट करके इस अकाउंट में डिपॉजिट कराना, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 महीने में भी निकाल सकते हैं,
राइट। जैसे अभी लिमिट है कि हम 1 मंथ में 5 से ज़्यादा हम पैसे नहीं निकाल सकते, राइट। तो ये कौन सा है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट। एंड करंट का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपली करंट का मतलब होता है चलते रहना, राइट। तो ये जो सेविंग, अब जैसे हम लोग हैं नॉर्मल जो एम्प्लॉय पर्सन है जो, वो क्या करते हैं, सेविंग यानी साल मंथ में एक बार पैसा जमा कराते हैं, जो सेविंग बच जाती है वो, राइट। और लेकिन जो करंट अकाउंट है ना, बेसिकली ये क्या है, बिजनेसमैन ओपन कराता है। और ये अकाउंट ऐसा है जिसमें एक दिन में यानी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स 1 डे में के रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें बहुत बार पैसा डिपॉजिट होता है, बहुत बार पैसा विड्रॉल होता है। लाइक जैसे कस्टमर सीधा पैसा जमा करा रहा है, या फिर हम लोग चेक इशू कर, मतलब बिजनेसमैन चेक इशू कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि विद इन 1 डे ये करंट अकाउंट का बैलेंस कई बार फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट। तो ये है करंट डिपॉजिट अकाउंट। तो बेसिकली ये बिजनेसमैन के लिए जो ऑफर किया जाता है। फिर है रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। तो हम लोग यदि मान लो हम हर महीने के बेस पर हम एक फिक्स अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, जैसे हम आरडी बोलते हैं ना, आरडी इसमें तो क्या है, हम कैसे भी पैसे जमा करा सकते हैं। लेकिन आरडी में एक फिक्स जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है, फिक्स पीरियड के लिए जमा कराया जाता है, कंटिन्यू आफ्टर मैच्योर पीरियड वो पैसा उसको विद इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट, यानी इसमें भी एक टोटल अमाउंट एक साथ, आरडी में तो टुकड़ों में है ना, लेकिन इस फिक्स डिपॉजिट में एक साथ एक अच्छा खासा अमाउंट एक फिक्स पीरियड के लिए जमा कराया जाता है। तो वो मे बी 6 मंथ हो सकता है, मे बी 12 मंथ हो सकता है, मोर देन 12 मंथ भी हो सकता है। तो वो है एफडी, ठीक है। तो इस पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होती है। फिर है मल्टी ऑप्शन। तो जो पर्सन इन दोनों अकाउंट की फैसिलिटी लेना चाहता है, लाइक जो सेविंग प्लस करंट अकाउंट, ये दोनों तरह का अकाउंट लेना चाह रहा है, जिसे मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों के ही फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है। क्योंकि करंट अकाउंट के साथ एक बात और है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता बैंक से। तो ये दोनों फैसिलिटी यदि वो अवेल करना चाहता है कोई भी पर्सन, तो वो मल्टी ऑप्शन के साथ जा सकता है, ओके। तो दीज 5 टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट विच इज़ एक्सेप्ट, जो जिसमें कि एक्सेप्ट किया जाता है हमारा जो भी अमाउंट है, चाहे हम यदि बिजनेसमैन है तो करंट अकाउंट, नॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर एम्प्लॉय पर्सन है तो वो किस में जाएगा, सेविंग अकाउंट में। आरडी वो भी जो नॉन बिजनेस में ही जनरली अडॉप्ट किया जाता है, फिक्स्ड में तो कोई भी करवा सकता है। मल्टी ऑप्शन ये भी जनरली बिजनेसमैन ही इसको अवेल करते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। फिर है सर्विस, यानी बैंक क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है बैंक ड्राफ्ट, राइट। बैंक ड्राफ्ट का क्या मतलब है, ये काइंड ऑफ चेक है, ये क्या है, काइंड ऑफ चेक है, राइट है। तो ये जो चेक है, एक तो चेक वो होता है जैसे कि मैंने बैंक में अकाउंट खुलाया, लाइक हमने ये अकाउंट खुलवाया है, कोई सा भी अकाउंट खुलाया, तो बैंक हमें एक चेकबुक देता है। चेकबुक का हर चेक, यानी चेकबुक इज अ मनी इंस्ट्रूमेंट, वो क्या है, एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसके बदले में पैसों का ट्रांजेक्शन होता है, राइट। तो वो जो चेक है वो किसको प्रोवाइड किया जाता है, कस्टमर को। समझ में आ गई बात। तो अब वो कस्टमर क्या करता है, किसी के भी अगेंस्ट, जिस पार्टी को पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट वो चेक काटता है, और वो चेक फिर बैंक में लगाया जाता है पार्टी की तरफ से, और चेक विड्रॉ, वो चेक का अमाउंट क्लियर हो जाता है। तो वो तो है चेक जो कस्टमर के पास होता है। यदि मान लो बैंक अपने पास उस किसी चेक को रखती है, राइट, तो वो क्या होता है, बैंकर चेक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बैंकर चेक। तो बैंक ड्राफ्ट भी काइंड ऑफ चेक है जो किसके पास रहता है, बैंकर के पास ही रहता है, राइट। बैंकर क्या कहता है कि आप मुझे एक फिक्स अमाउंट दो, और यदि आपका मेरे ही बैंक में अकाउंट है तो आप मुझे एक चेक दे दो, राइट। जितने का आपको ड्राफ्ट बनाना है, फिर मैं आपको एक बैंक ड्राफ्ट आपको बनाकर दे दूंगा, लेकिन उससे पहले वो पैसा मेरे पास जमा होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को। लाइक मुझे मान लो 20,000 रुपये का चेक बनाना है, मैं किसी भी बैंक में गई, 20,000 मेरे हाथ में थे, 20,000 मैंने वहाँ जमा कराया, और मैंने उससे 20,000 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट मैंने बनवा लिया।
अब वो बैंक ड्राफ्ट मैं किसी को भी दूंगी तो वो पेमेंट उसका हो जाएगा। तो यदि बात करूं मैं चेक की, यदि मैं बात करूं चेक की, और एक बात मैं करूं बैंक ड्राफ्ट की, ओके, ये जो बैंक ड्राफ्ट है ना, इसको डीडी भी कहा जाता है, इसको डिमांड ड्राफ्ट भी कहा जाता है। तो जो चेक के बजाय डीडी और बैंक ड्राफ्ट क्वाइट सेफ है, यानी कि ये ज़्यादा सेफ है। चेक तो डिसऑनर हो सकता है, डिसऑनर इन द सेंस कि जिसके बदले में पेमेंट नहीं मिले। यानी चेक मान लो मैंने सपोज करो किसी को चेक दिया, तो मे बी मेरा साइन मिसमैच कर जाए, या फिर मेरे अकाउंट में इतना पैसा नहीं हो तो कि मेरा चेक क्लियर हो, तो उस कंडीशन में मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ तो दिस इज कॉल्ड चेक डिसऑनर, समझे। अब यहाँ पर जो बैंक ड्राफ्ट की बात करें तो बैंक ड्राफ्ट तो पैसा मतलब पार्टी के अकाउंट में नहीं, पैसा किसके पास है, बैंक के पास, और बैंक उसके बदले में वो एक चेक उसको काट कर देती है, जिसका वो पेमेंट थर्ड पार्टी को करता है, तो बैंक उस थर्ड पार्टी को पैसा दे देती है। समझ आई बात। तो ये चीज़ है बैंक ड्राफ्ट, तो ये ज़्यादा सेफ है चेक से, तो लोग प्रेफर करते हैं आज की तारीख में पेमेंट वो बैंक ड्राफ्ट से लेते हैं, ना कि चेक से। फिर बात करें अपन दूसरा बैंक का चेक, पे ऑर्डर। तो जब स्मॉल अमाउंट का बनता है और लोकल बैंक में, मतलब जो पे ऑर्डर है वो लोकल जो पेमेंट के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, ये भी चेक है। और ये इसकी जो एक स्मॉल अमाउंट का और मतलब लोकली यदि कहीं ट्रांजेक्शन अपन को करना है तो उसके लिए पे ऑर्डर बनाया जा सकता है, राइट। लेकिन यदि हमें मान लो एक अच्छे खासे अमाउंट का बनाना है और दूर के लिए बनाना है तो हमको किसके साथ जाना पड़ेगा, डीडी और बैंक ड्राफ्ट के साथ, ठीक। फिर है ओवरड्राफ्ट। यह ओवरड्राफ्ट है ना, जो इसका मतलब क्या है, ओवर यानी ज़्यादा, ड्राफ्ट करना यानी निकालना, यानी कि जब हम अपने अकाउंट से ज़्यादा का पैसा विड्रॉल कर लें, तो जितना पैसा हमने एक्सेस विड्रॉल करा, दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन, यहाँ बैंक ड्राफ्ट है, ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, समझे, बैंक से ओवरड्राफ्टिंग कर ली। बेसिकली जो ये करंट अकाउंट हम खुलवाते हैं, इस करंट अकाउंट पे बैंक हमको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में किसी भी जो बिजनेसमैन है उसका पैसा डिपॉजिट भी हो रहा है, विड्रॉल भी हो रहा है, तो बिजनेसमैन के पास ऑल टाइम ये अपडेट नहीं रहती कि मेरा कितना पैसा उसके अंदर डिपॉजिट है, कितना पैसा मेरा डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की इंक्वायरी के लिए तो बैंक से स्टेटमेंट मंगवाना पड़ेगा, और ये डेली के लिए पॉसिबल भी नहीं है, राइट। तो उस कंडीशन में यदि मान लो बिजनेसमैन क्या करता है कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई डिपॉजिट कम है, ज़्यादा का पेमेंट कर दिया, तो वो क्या करता है, एक लिमिट ले लेता है बैंक से। क्या लेता है, एक लिमिट ले लेता है, राइट। और लिमिट के अंदर वो एक अमाउंट फिक्स कर देता है कि इतना अमाउंट की लिमिट है। लाइक जैसे मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में मान लो 10 लाख रुपीज़ जमा है, कितने, 10 लाख रुपीज़ जमा है, ठीक है। मैंने 2 लाख की लिमिट ले रखी है, राइट। मैंने कितने की लिमिट ले रखी है, 2 लाख की, तो यूँ करके मैं कितना विड्रॉल कर सकती हूँ, 12 लाख, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास 10 लाख है, और इस 10 लाख में से मैंने 10 लाख का मेरे को किसी को पेमेंट करना था, और मेरा पेमेंट जो हो गया वो हो गया 11,50,000 हो गया, राइट। तो मेरा बैंक क्या करेगी कि 10 लाख से ऊपर 1.5 लाख का पेमेंट कर देगी, ठीक है, क्योंकि मैंने लिमिट कितनी ले रखी है, 2 लाख की। समझ में आई बात। तो जब मेरा डिपॉजिट से ज़्यादा का पैसा, यानी 10 से ज़्यादा मैंने पैसा निकाला, तो वो चीज़ क्या हो गई, ओवरड्राफ्ट, और उसमें बैंक फिर इंटरेस्ट लगाता है उस ओवरड्राफ्ट पर, ठीक है, जितने समय तक के लिए मतलब जितने समय तक वो पे नहीं करता, और ये दिस इज करंट लायबिलिटीज, इसको उसे एज सुन एज बिजनेसमैन को पे करना होता है। तो ये है ओवरड्राफ्ट। अब बात करते हैं अपन कैश क्रेडिट की। तो बैंक एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है, यहाँ तो हम अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, कैश क्रेडिट में बैंक हमारे पैसे ट्रांसफ़र करता है हमारे अकाउंट में। लाइक मैंने जैसे क्रेडिट अकाउंट ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है मैंने, तो बैंक को मैंने एक लिमिट दे दी कि मैं 25 लाख तक का आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दो, यानी मुझे 25 लाख की क्रेडिट चाहिए। तो बैंक मेरे कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर मुझे कैश क्रेडिट मुझे वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है, यानी क्रेडिट कार्ड दे देती है।
अब 25 लाख मान लो, सपोज करो मैंने 25 लाख का क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, तो मैं आई एम एबल टू बाय अप टू 25 लाख, तो मैं 25 लाख तक का कुछ भी चीज़ परचेज कर सकती हूँ। तो अब सपोज करो कि मैंने उसके अंदर से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो बैंक मुझसे जो 10 लाख, 25 लाख में नहीं 10 लाख जो मैंने खर्च कर दिया उस पर मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, ये है कैश क्रेडिट, राइट। तो आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फॉलो किया जाता है। इसके बाद है, इसके अलावा जो बैंक है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लोन भी प्रोवाइड करती है। वो और उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट है बहुत नॉमिनल होती है, तो वो इस तरह से भी बैंक लोन प्रोवाइड करके भी हम लोगों की यानी बिजनेस की एक हेल्प करता है। तो दीज आर मेन सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय बैंक, है ना, फॉर स्मूथ बिजनेस ऑफ एनी बिजनेस, यानी किसी बिजनेस के स्मूथली फंक्शन में हेल्प करता है। ठीक, तो आप इसको पॉज करें, इसको नोट करें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब क्या है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करें, ठीक है, यानी हम जब इलेक्ट्रॉनिकली हम बैंकिंग की सर्विसेज को हम अवेल करें, तो वो जो सर्विस है वो क्या कहलाती है? ई बैंकिंग सर्विस, राइट। बेसिकली ई बैंकिंग सर्विस बहुत अपने आप में सेफ है, बढ़िया है, इसके बेनिफिट दोनों को ही है, कस्टमर्स को भी है और एज वेल एज बैंक को भी है, राइट, एज वेल एज बैंक को भी है। ठीक, तो फर्स्ट अपन बात करें कस्टमर्स को, तो एक चीज़ फर्स्ट सबसे बढ़िया चीज़ इसमें ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है ट्रांजेक्शन्स में। हम ऑनलाइन यदि हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें कहीं कोई बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, तो सीधा ट्रांसफ़र किसके अकाउंट में हो जाता है? जो भी अकाउंट, जिसके भी अकाउंट में पहुंचना होता है वो अमाउंट, राइट। तो ट्रांजेक्शन में क्या रहती है? ट्रांसपेरेंसी रहती है। नेक्स्ट है 24/7, यानी कि आप कभी भी, मतलब कस्टमर कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को कर सकता है। ऐसा नहीं लाइक बैंक का तो एक फिक्स टाइम है कि भाई आपको 5 बजे के बाद बैंक नहीं खुला मिलेगा, है ना, बैंक बंद हो जाएंगे, आपको कोई भी, यानी क्योंकि ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें ह्यूमन बीइंग वर्किंग नहीं कर रहे, तो सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से काम हो रहा है। तो 24×7, है ना, 24/7 इसकी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, यानी कि इसमें कहीं कोई हमें एक्स्ट्रा, हमें कोई लाइन में नहीं खड़ा होना या हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वेट नहीं करना। आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप तुरंत इस सर्विस को आप मतलब कभी भी सर्विस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कभी भी इसकी फैसिलिटी का आप यूज़ कर सकते हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन मैनर में होती है चीज़ें, लाइक आपके पास जो अकाउंट होल्डर है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जिसको आपको भेजना है अमाउंट, सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कहीं कुछ इस तरह की मिसमैच होने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता कि रॉन्ग कुछ चीज़ें चली जाती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली फाइनेंशियल जितना पैसा जाना होता है वो पैसा उतना ही वहाँ पे उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आप देखो लाइक जैसे सैलरी है, सैलरी हमारे टाइम पे आ गई, है ना, पूरा सिस्टमेटिक ट्रांसफर हमारे पास एक एविडेंस के रूप में सारी चीज़ें होती हैं, तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है। लाइक हम जो भी ट्रांजेक्शन करते रहते हैं वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो हमारे पास हमारे डिवाइस में सेफ रहता है। फिर है लेस रिस्क, अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि आप ई बैंकिंग के थ्रू, कोई ऐसा नहीं है कि ई बैंकिंग प्रोसीजर किसी खास बैंक की ही वॉल के अंदर सिमट के रह गया। नो, आप कहीं पर भी किसी भी बैंक को मतलब चाहे कहीं पर भी उसकी ब्रांच है या नहीं है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो थ्रू ई बैंकिंग, राइट। तो यानी किसी क्राइटेरिया नहीं फिक्स है इसके अंदर कि इसके बाहर ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, इजीली आप उस ट्रांजेक्शन को कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है, आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। लेस रिस्क, और रिस्क ज़्यादा है नहीं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, आराम से काम हो जाता है। आज की तारीख में तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम किससे पे कर रहे हैं? हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, हम बैंक में ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, फीस हम पे कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे कैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक के उससे मीडियम से हो रहा है और इसमें कुछ रिस्क ज़्यादा नहीं होता, नॉमिनल रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं होता। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें बेनिफिट टू बैंक। अब बैंक को भी क्या कुछ बेनिफिट है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बैंक का जो वर्क का जो बर्डन था वो रिड्यूस हो जाता है। देखो आप, फर्स्ट है अनलिमिटेड नेटवर्क, यानी कि तो क्या हो गया, एक बैंक भी इजीली एक्सेस कर सकता है, बैंक का भी जो क्राइटेरिया वो क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट है रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस पे लॉस नहीं, वो लोड नहीं है अननेसेसरी वर्क का, यानी कुछ वर्क कहाँ शिफ्ट हो गया, ई बैंकिंग पे, तो वो अब वो भी उनके पर भी बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन वो लोग नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा बैंक में पहले सारे काम हम लोग लिख के करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था और कई बार चीज़ें गलत भी हो जाती थी। लेकिन अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से लाइक ट्रांसपेरेंसी इतनी रहती है कि मैंने यदि यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसकी किसी भी ब्रांच में जाकर यदि उसको देखा जाए तो ट्रांजेक्शन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी होगी सारी चीज़ें, राइट। इसके अलावा लोड भी कम हो गया, यानी एक फंक्शन से सारे ब्रांच सर्वर कनेक्ट हो गया, तो जितनी ब्रांचेज है सब में सेम इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अपडेट हो जाती है। लाइक मान लो मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में, तो मैं दिल्ली जाकर भी अपने अकाउंट को ऑपरेट करूँगी तो इजीली कर सकती हूँ, राइट। तो ये है, तो इसलिए अब ये क्या हो गया, लोड कम हो गया और चीज़ें एक्सेस हो गई सारी तरफ। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। बैंक जो बैंक है जो, हाँ, इसके अलावा बैंक ना डेबिट कार्ड ई बैंकिंग, यानी ये भी काइंड ऑफ ई बैंकिंग का पार्ट है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है। तो डेबिट कार्ड क्या है, बेसिकली जैसे जिस भी मतलब जिस भी पर्सनल का, यानी कि जो भी अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में जितना पैसा डिपॉजिट होता है वो अपने डेबिट कार्ड के थ्रू बैंक से वो पैसा उतना उस लिमिट तक वो पैसा विड्रॉल कर सकता है। सपोज करो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है, तो मेरे पास यदि डेबिट कार्ड है तो मैं डेबिट कार्ड से 50,000 तक का अमाउंट अपना विड्रॉल कर सकती हूँ। लेकिन इसकी लिमिट है अकॉर्डिंग टू लिमिट, लाइक एक दिन में यदि 15,000 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते तो मैं एक दिन में 15,000, नेक्स्ट डे में फिर 15,000, थर्ड डे फिर मैं 15,000, ऐसे करके विड्रॉल कर सकती हूँ अप टू 50,000, राइट। देन आफ्टर क्रेडिट कार्ड, देन आफ्टर क्रेडिट कार्ड में बैंक, यदि हम क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी को लेते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट में जितनी लिमिट तक का हमने क्रेडिट लिया है वहाँ तक का पैसा बैंक हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, और हम जैसे ही मतलब जितना क्रेडिट कार्ड हमें हमारा अमाउंट मेंशन है, जितने की लिमिट हमने ले रखी है वहाँ तक का हम पैसा विड्रॉल करते हैं, और जितना पैसा हम यानी अप टू लिमिट जितना पैसा हम विड्रॉल करते हैं तो उतने ही पैसे पे हमारा बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। लाइक मैंने 20 लाख की यदि मान लो लिमिट ले रखी है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो 20 लाख में से यदि मान लो मैं 5 लाख रुपीज़ विड्रॉल करती हूँ, राइट, तो मेरा 5 लाख पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, 20 लाख पे चार्ज नहीं होगा। तो ये फैसिलिटी कौन देता है मुझे, क्रेडिट कार्ड देता है। ठीक है, NEFT यानी कि बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है NEFT की थ्रू ई बैंकिंग। NEFT मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हमें यदि स्टेट से बाहर अपना पैसा ट्रांसफ़र करना है तो थ्रू NEFT हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्टेट टू अनदर स्टेट, राइट। और इसका बस इसमें यही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक फंड हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इस ट्रांजेक्शन की जो क्लियरेंस होती है वो एक दिन का टाइम लगता है उसके अंदर, विद इन 1 डे और 2 डे ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, सेटल हो जाता है। सेकंड है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि RTGS का मतलब क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस, यानी कि जैसे ही मैंने अकाउंट ट्रांसफ़र किया, जैसे मैंने अमाउंट ट्रांसफ़र किया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वो रियल टाइम पर यानी उस सेम टाइम पर ही एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब एक दिन में ही जब पैसा यानी सेम टाइम पे यदि रियल टाइम पर ही पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसे अपन ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं और RTGS बोलते हैं, यानी कि रियल टाइम पर ट्रांसफ़र हो गया, वो ना सेटल हो गया अकाउंट। और नेशनल में वो एक दिन का टाइम लेता है। लेकिन RTGS का जो है यानी RTGS की लिमिट है 2 लाख, यानी कि आप 2 लाख तक का अमाउंट RTGS के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट। लेकिन और NEFT में इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू NEFT, ओके। इसके बाद है ATM के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं। ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
ऑटोमेटिक टेलर मशीन इन द सेंस कि एटीएम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपने डेबिट कार्ड से अपने डेबिट कार्ड से कितना भी अमाउंट हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी लिमिट बना दी है। लाइक आप एक मंथ में 5 से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते एटीएम से। लेकिन एटीएम एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम पैसा भी विड्रॉल कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, हम उसमें पैसा डिपॉजिट भी करा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, यानी कि ऑटोमेटिक, ये जो मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू इसमें सारे फंक्शंस जो है वो कंप्लीट किए जाते हैं। इसके अलावा है डिजिटल और ई कैश। डिजिटल और ई कैश अभी ये बहुत बिल्कुल ही मतलब कि मॉडर्न वे है ट्रांजेक्शन का, और ये वही है सारे इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक करते हैं थ्रू डिवाइस करते हैं, लाइक हम कंप्यूटर, लैपटॉप और अपने मोबाइल के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं या हम कैश को एक्सेप्ट करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल कैश। तो आज तो पेटीएम की फैसिलिटी है लाइक, तो वो भी क्या है डिजिटल कैश, यानी जो इलेक्ट्रॉनिकली यदि जो फंड ट्रांसफ़र किया जाता है वो क्या है सारा का सारा किस चीज़ में आता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन में आता है, डिजिटल कैश में आता है। और इसको अभी बहुत ज़्यादा मॉडरेट है ये, इसका सबसे ज़्यादा इसको मतलब ये अडॉप्ट किया जाता है। लाइक जैसे नेशनल और आरटीजीएस है, ये तो फिर भी थोड़े से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में आते हैं, तो थोड़ा एक मतलब ज़्यादा अमाउंट के लिए यूज़ में लिया जाता है, लेकिन छोटे मोटे जो पेमेंट होते हैं वो डिजिटली हम उसको फंड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आपका सारा बैंक के रिगार्डिंग हो गया। आई होप आपको बैंक के ट्रांजेक्शन समझ में आ गए होंगे, और इसकी बहुत ज़्यादा इसके डिटेल हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कस नहीं की, क्योंकि ज़्यादा डिटेल इसमें है भी नहीं। आपको बस टर्म को समझना होगा कि टर्म है क्या, और उसके अकॉर्डिंगली हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन आप इसको पॉज करके सारे नोट्स को आप प्रॉपर वे में बना लें, एंड ओके, then I will see you in next video with new topic.